गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था वलय के बारे में, ठीक है। वलय, पूर्णांक, प्रांत और क्षेत्र, ये आपकी यूनिट है, वो थर्ड है। तो अपन ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी, मैं उनको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले अपन ने पढ़ी रिंग की परिभाषा, वलय की परिभाषा। उसमें था आर प्लस एक क्रमविनिमय ग्रुप हो, तो उसके अंतर्गत 5 कंडीशन आ जाएंगे, यानी प्लस संक्रिया, डिजिटल संक्रिया, प्लस संक्रिया साचर्यता, तत्समकता, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व और क्रमविनिमयता। प्लस और डॉट है वो दो क्या है, कोई आर एरिक समुच्चय, उसमें डिजिटल संक्रिया। फिर गुणन के लिए साचर्यता थी, किसमें, आर में, और गुणन की योग पर बंटनशीलता, वाम बंटनशीलता और दक्षिण बंटनशीलता, ये परिभाषा थी वलय की। उसके अंतर्गत कौन कौन सी कंडीशन होती है वो भी आपको मैंने बता दी थी, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा क्रमविनिमय वलय, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। फिर इकाई सहित वलय या उसको तत्समकी वलय। तो उसकी परिभाषा क्या थी कि भाई जो गुणन संक्रिया है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसमें तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, यानी प्लस वन उसका हो जाएगा तत्समक अवयव, ठीक है। उसके बाद में इंपोर्टेंट परिभाषा थी शून्यवाचक रहित वलय और शून्यवाचक सहित वलय, ठीक है। तो शून्यवाचक रहित वलय की तो जो कंडीशन है वो तो आपने बहुत बार पढ़ी है, भाई ए डॉट बी बराबर 0 है, या तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0। उसके बाद में इंपॉर्टेंट परिभाषा एग्जाम में भी आ सकती है, शून्यवाचक सहित वलय, ठीक है। ए डॉट बी बराबर 0, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब देखिए आगे, अगली परिभाषा है पूर्णांक के प्रांत, इंटीग्रल डोमेन। तो ये होता क्या है, देखिए, एक वलय आर है, एक वलय आर है, वो पूर्णांक के प्रांत कहलाता है यदि 3 कंडीशन होनी चाहिए उसमें। कौन कौन सी, आर है वो एक क्रमविनिमय वलय हो, परिभाषा आपको बतानी है। आर है वो एक तत्समकी वलय हो, या इकाई सहित वलय हो, आपको परिभाषा बतानी है, ठीक है। और आर है वो शून्यवाचक रहित वलय हो। ये तीनों कंडीशन अगर उसमें हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक के प्रांत। तो जो अब तक पढ़ा है उसी का अब आगे जो परिभाषा है वो मिला जुला रूप में होगी, ठीक है। लिखते हैं, देखिए, एक वलय है पूर्णांक के प्रांत होगा यदि, बाद में 2 संक्रिया है प्लस और डॉट, इसको बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये 3 कंडीशन यदि आर वो सेटिस्फाई करता है तो आर क्या होगा, पूर्णांक के प्रांत होगा। 3 कंडीशन कौन कौन सी, आर क्रमविनिमय वलय होना चाहिए, ठीक है, यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। आर एक इकाई सहित वलय या तत्समकी वलय होना चाहिए, तो गुणन संख्या के लिए उसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए, और आर शून्यवाचक रहित वलय होना चाहिए। ए डॉट बी बराबर 0, या तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, इसलिए अपन ने इनको पहले डिफाइन किया, ये अब यहाँ पे काम में है। तो ये कंडीशन याद होनी चाहिए, पूर्णांक के प्रांत अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा वाले, ओके। इसको लिख लीजिए आप।
अगली परिभाषा है क्षेत्र फील्ड। तो देखिए जो आपने पूर्णांक के प्रांत लिखा और एक क्षेत्र है, तो इसमें भी 3 कंडीशन है, लेकिन 2 कंडीशन है वो सेम है। किससे? जो अभी आपने पूर्णांक के प्रांत लिखा। कौन कौन सी सेम है? एक तो क्रम विनिमय वाले और एक इकाई सहित वाले। तीसरी कंडीशन है वो इनमें डिफरेंस करेगी किनमें? पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र में, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में। देखिए यदि आर क्या है? वलय जिसमें कम से कम 2 अवयव है। कम से कम का मतलब 2 अवयव तो होने चाहिए। अब उसमें 3 भी हो सकते हैं, उसमें 4 भी हो सकते हैं, उसमें 5 भी हो सकते हैं, इस तरीके से। तब आर क्या होगा? क्षेत्र होगा। यदि तो ये दोनों कंडीशन उसमें भी थी, पूर्णांक के प्रांत में भी और क्षेत्र में भी। तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। वे 2 कंडीशन तो सेम है। आर क्रम विनिमय वाले है, आर वो तत्समकी वाले। अब देखिए तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? देखो ध्यान से समझिएगा। आर के प्रत्येक शून्यतर अवयव का, तो शून्यतर देखो इसका मतलब ये होता है शून्य से इतर, यानी शून्य से भिन्न, शून्य से अलग, यानी एस। सिंपल तौर पे आप समझो तो एस। तो आर के प्रत्येक न शून्यतर अवयव का, यानी आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का, यानी शून्य आपको नहीं लेना उसमें, उस अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम। उस अवयव का प्रतिलोम तो ज्ञात करना है। कौन संक्रिया के लिए? गुणन। संक्रिया के लिए तो गुणात्मक प्रतिलोम। जो वो मान आएगा वो आर में ही विद्यमान होना चाहिए। अगर वो आर में विद्यमान नहीं है तो वो आर वो क्षेत्र नहीं होगा। तो क्या करना है आपको? आर में जो अवयव दिए गए हैं उन्हीं में से कोई एक अवयव लेना है, ठीक है। और एक के लिए दिखा देंगे, सभी के लिए हो जाएगा। और वो अवयव लेना शून्य से इतर, यानी अशून्य अवयव लेना हो, और उस अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। प्रतिलोम अवयव की आपको परिभाषा पता है, वो अवयव आर में ही होना चाहिए। आर क्या हो जाएगा? एक क्षेत्र हो जाएगा। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। तो ये जो तीसरी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये पूर्णांक के प्रांत और जो क्षेत्र है इनमें डिफरेंस पैदा करेगी, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद होनी चाहिए। ओके, तो ये आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, क्षेत्र की, फील्ड की। विभाजन वाले या मिश्रण क्षेत्र।
ये दो कंडीशन है कि, और ये दोनों कंडीशन जो आपके क्षेत्र की परिभाषा में 3 कंडीशन थी, उन्हीं में से कोई 2 कंडीशन है। एक वलय आर को विभाजन वलय कहलाता है या विषम क्षेत्र कहलाता है यदि उसमें कम से कम 2 अवयव हो, तो उसमें भी था, एवं वह निम्न गुणधर्मों का पालन करे। आर इकाई सहित वलय हो, आर के प्रत्येक शून्येतर अवयव में गुणात्मक मतलब आर में विद्यमान हो। तो परिभाषा ये देखो लगभग सेम सी है, किसी में एक कंडीशन ऐड हो गई, किसी में एक कंडीशन हट गई। तो इसमें जो कर्मण्य वाली कंडीशन है उसमें फील्ड की परिभाषा से, जो आपके क्षेत्र की परिभाषा से है वो हट जाएगी, तो आर इकाई सहित वाले और ये इसकी दूसरी कंडीशन विभाजन वाले या विषम क्षेत्र। अगली परिभाषा है बूलियन वलय। ये परिभाषा हो जाएगी बूलियन वलय की। क्या कंडीशन है, एक वलय आर बूलियन वलय होगा यदि उसका प्रत्येक अवयव सक्षम हो। तो देखिए अवयव सक्षम हो, इसका क्या मतलब है, आर एक बूलियन होगा वलय इफ एंड ओनली। ये जो चिन्ह है इसका आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि और केवल यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। आपको आर में से कोई अवयव लेना है, उसका स्क्वायर और वो अवयव दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो आपने आर में से अवयव लिया है वो आर क्या होगा, एक बूलियन वलय, यानी उसका प्रत्येक अवयव क्या होगा, सक्षम हो जाएगा। यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो, इसका मतलब उसका प्रत्येक अवयव क्या है, सक्षम है। तो ये नई चीज है, आपको सीखनी चाहिए, आपकी याद रखनी चाहिए, ठीक है, आगे काम में आएगी। तो ये कंडीशन है किसकी, बूलियन वलय की। ये दोनों परिभाषाएं नोट कर लीजिए। अब एक परिभाषा इसको भी देख लीजिए, हालांकि इसका इतना रोल है नहीं, इम्पोर्टेंट है नहीं, भी देख लीजिए। पी वलय, एक वलय आर पी वलय कहलाएगा यदि एक की पावर पी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे पी वलय कहलाएगा। तो पी का रोल रहेगा एक की पावर में क्या करते होता कि आ जाए, तो उसी प्रकार की वलय कहलाएगा। यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए तो 2 वलय हो जाएगा, ये ए क्यूब इज इक्वल टू ए तो 3 वलय हो जाएगा, ठीक है। साथ में ये भी होना चाहिए कि पी और ए का मल्टीप्लाई करो, पी और ए का मल्टीप्लाई करो तो मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये इतना कुछ खास नहीं है, देख लेना इसको। नेक्स्ट देखिए, अभी इसके लास्ट परिभाषा है, देख लीजिए इसको। वलय का व्युत्क्रमणीय अवयव, कोई एक वलय है आर, उसमें 2 संख्याएं हैं प्लस और डॉट, तो उसका जो एकांक अवयव होगा वो आपने किस प्रकार से डिफाइन करोगे। तो देखिए
सिंपल सी बात ये है कि आर अवयव कर्मविन्यास वाले होने चाहिए, आर अवयव तत्समक वाले होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको केवल इतना से याद करना, देखो ए बिलोंग्स टू आर, ए हो क्या है, आर का कोई अवयव है, तब ए और इसका किसका वलय आर का व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो 1, जहां भी ध्यान रहे बी भी आर में से ही कोई अवयव होना चाहिए, और एक क्या है वलय आर का गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। ठीक है, तो ये परिभाषा है वलय का व्युत्क्रमणीय अवयव एकांक अवयव। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, आर कोई वलय है, वलय है कैसी, वो कर्मविनिमय वलय है, वो तत्समकी वलय है, फिर उसमें कोई अवयव आपने डिफाइन लिया है ए, तो वो क्या होगा वलय आर का एकांक अवयव होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा यदि ए बी इज इक्वल टू 1, जहां भी जो बी है वो भी आर का ही अवयव है, और ए क्या है आर का जो वलय आर है उसका गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। ठीक है, लिख देते हैं, देखिए इसको तो एक कर्मविनिमय तत्समकी वलय आर, ध्यान रहे वो कर्मविनिमय वलय है, वो तत्समकी वलय आर, उसका कोई अवयव दे दिया आपने ए, वो वलय आर का एकांक अवयव कहलाता है यदि ए टू बी इज इक्वल टू 1। और ए बिलोंग्स टू आर, ध्यान रहे ए आपको अवयव को एक आर में से ले लेना है, और बी को आपको ढूंढना पड़ेगा कि ए के साथ आप कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करो ताकि 1 आ जाए। ठीक है, और 1 क्या हो जाएगा वलय आर का गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। तो ये भी इंपॉर्टेंट भाषा है, ये कंडीशन ध्यान रखोगे, ए बी इज इक्वल टू 1, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, 1 क्या है वलय आर का गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए एक बार। देखिए एग्जाम्पल करते हैं, तो अभी आपने परिभाषा लिखी है वलय का एकांक अवयव। ये जेड है पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, ये क्या है कोई वलय है, तो अब आपको इसमें ढूंढने हैं कि ये जो है वलय, इसमें इसके एकांक अवयव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे कोई भी एक अवयव लेते हो अपनी तरफ से, ए बिलोंग्स टू आर, तो जैसे मैंने ले लिया और 1 बिलोंग्स टू जेड, एक अवयव ले लिया मैंने जेड। ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या थी,
वन, यहाँ पे अवयव आपको ढूंढना है, क्या आना चाहिए, वन, तो वन डॉट वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा आराम से। इसके अलावा मान लो ऐसे करते हैं टू, ठीक है, तो दो को किससे मल्टीप्लाई कराओगे ताकि एक आए, तो दो को तो मल्टी कराना, आज किससे करना पड़ेगा, एक बटे दो से करना पड़ेगा। अब एक बटे दो होना चाहिए जेड में, आपको मैंने क्या बोला, ये कंडीशन बी भी आपका एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और तो आप यहाँ जेड के अभी ले रहे हो, तो जो इनके मल्टीप्लाई करा रहे हो वो भी जेड का भी है, तो ये कंडीशन तो ठीक है, एक को एक से मल्टीप्लाई कराओगे एक आ जाएगा, ठीक है, लेकिन दो को एक बटे दो से कराएंगे तब एक बटे दो आएगा, और एक बटे दो है वो नॉट बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो इसका मतलब एक के अलावा, मैं बात कर रहा हूँ प्लस वाली संख्या की, दो तीन चार, ये क्या है जो आपकी जो बोले है जेड, इसमें एकांक अवयव नहीं, ठीक है, ये कारण आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं माइनस वाले अवयव की। तो देखो जीरो है, तो यहाँ पे आप देखते हो जीरो, इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करो क्या मान आएगा, जीरो, तो मतलब जीरो भी जेड में एकांक अवयव नहीं है। बात कर लेते हैं माइनस एक, माइनस एक बिलोंग्स टू जेड, माइनस एक, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि एक आ जाए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एक के साथ, माइनस माइनस प्लस एक, अब देख लीजिए माइनस एक है जेड में है, तो मतलब ये कंडीशन हुई सेटिस्फाई, एक और माइनस एक क्या हो जाएंगे, जेड में व्युत्क्रमणीय अवयव एकांक अवयव, ठीक है। और देखिए माइनस दो, देखिए माइनस दो बिलोंग्स टू जेड, माइनस दो, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बटे माइनस दो से एक आएगा, ये जेड में है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जेड में केवल दो ही अवयव है, कौन, वन और माइनस वन, जो कि क्या है, एकांक अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अवयव नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो प्लस मिल लो, चाहे माइनस मिल लो, चाहे जीरो, ये समझ में आ गया। क्या लिख सकते हो, जेड के अवयव वन और माइनस वन, एक तथा माइनस एक के अतिरिक्त कोई भी अवयव है वो व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं होगा, ये दो ही अवयव क्या होंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना एग्जाम्पल, और देख लीजिए, इसको लिखिए फिर और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ये देखो जेड सेवन प्लस सेवन डॉट सेवन एक क्या वलय है तब, देखो इसमें सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जेड सेवन में कौन कौन से अवयव होंगे, तो ये बहुत बार आ चुका है, जेड सेवन में कहां से कहां तक होंगे, जीरो से लेकर सिक्स तक,
अवयव 7 ही होंगे, लेकिन 7 नहीं होगा, शून्य से पहले तक आते हैं, यानी 6 तक आ जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसके अवयव, ये दोनों इसकी संख्या है। तो देखो शून्य का तो फिक्स है, अपन देख चुके हैं कि अगर शून्य को किसी से मल्टीप्लाई करो एक नहीं आ सकता, तो शून्य तो वो एकांक अवयव नहीं होगा। अब इनकी बात कर लेते हैं 1 से लेके 6 तक के। तो ये अवयव लीजिए बारी बारी से। यहाँ पे आपको अवयव ढूंढना है कि कौन से अवयव के साथ इनको मल्टीप्लाई कराया जाए। मान क्या होना चाहिए? 1 1 1। इनका सभी का मान क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो एक को तो देखो एक के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो सिंपल सा है, हो जाएगा 1 1। दोनों जेड से क्या भी होंगे? 2 पे आएंगे, तो देखो 2 पर किसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे? ताकि 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब वो इससे पहले वाला क्या है वो आप समझिए, क्यों? क्योंकि 6 के बाद में ये 7 हो जाएगा, ये 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से इसको डिफाइन कीजिए। तो आपको लेके आना है 1, तो 1 का यहाँ पे ना क्या क्या मान होगा, आप इसको एक बार अलग से लिख लीजिए। कैसे? देखो एक तो 1 है, फिर देखो 6 7 8, तो यदि 8 मान आता है तो उसको भी आप 1 लिखोगे, फिर ये 9 10 11 12 13 14 15, आपका मान यदि आता है 15 तो उसको भी 1 लिखोगे, 8 7 15, फिर 15 7 22 को भी 1 लिखोगे, 29 को भी 1 लिखोगे और 36 को भी 1 लिखोगे। तो ये चीज आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी ये हो पाएगा। इन अवयवों की जगह भी आप 1 ही लिखोगे, इनका मान भी क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ ना, 1 और 8 बराबर थोड़े होते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये संभव है। ओके, तो कुछ नया आपको पढ़ने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको समझिए। अब देखिए 2, तो 2 में देखिए 2 को आप यहाँ से एक तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा। इसके अलावा और भी क्या? देखो 8 15 22 29 37, तो 8 आ सकता है। 8 कैसे आएगा? 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 4 से। क्या आ जाएगा? 8 8 को क्या लिख देंगे? 1। 2 भी जेड 7 का अवयव है और 4 भी जेड 7 का अवयव है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी जेड 7 का अवयव, ये भी जेड 7 का अवयव, जो आ रहा है वो भी 1 आ रहा है। ओके, तीसरा देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे ताकि 1 आ जाए? देखो इनमें देखो 3, ये 15 आ सकता है, 8 तो नहीं आ सकता, लेकिन 15 आ सकता है। कैसे? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे, कितना आ जाएगा? 15, और 15 को क्या लिख दोगे? 1। 5 देख लीजिए, 5 है इसमें। ठीक है, 4 को देख लीजिए, 4 का तो शीशे हो जाएगा, जैसे 2 को 4 को 4 को किससे करा देंगे? 2 से। 8 1 हो जाएगा। 3 को 5 से कराया तो 5 को 3 से करा दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। 15 को 1 लिख सकते हो। ठीक है, 6 को किससे कराएंगे? 1 2 3 4 5 6 में से, तो 6 को किससे करा देंगे? 6 से करा देंगे, कितना आ जाएगा? 36। और 36 को क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। मान सभी का एक ही आ रहा है, 1 से 6 तक के सारे को ले लिया, इनको जिन संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो वो भी सारे अवयव है किसके? जेड 7 के ही अवयव है। ये आपको बातें मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से क्या बोलोगे कि शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त जो जेड 7 के प्रत्येक अवयव है वो क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव है, वो एकांक अवयव है।
शून्य के अतिरिक्त है ना Z7 का प्रत्येक अवयव यानी 1 2 3 4 5 6 व्युत्क्रमणीय अवयव है, एकांक अवयव है। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम्पल व्युत्क्रमणीय अवयव का। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा। अभी आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास होगी जब भी या इसके आगे का आपको करवा दिया जाएगा, इसके एग्जाम्पल और थ्योरम, इसकी परिभाषाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखिए आपको अपने को है ना 2 क्लासें हो गई इसमें इसकी परिभाषाएं पढ़ने में। तो लेकिन ये 2 क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आपको इसके एग्जाम्पल और थ्योरम है वो करने हैं। ठीक है, तो आप इन 2 क्लास को अच्छे से देखिए, परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए सारी ये चीजें। आप अपन स्टार्ट करेंगे इसके एग्जाम्पल और थ्योरम। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में।